This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इन फोकस में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अतहर अहमद। आज का दिन हमारा इकोनॉमिक्स का दिन है। आज का दिन हमारा मार्केट का दिन है। मैंने इससे पहले भी एक प्रोग्राम किया जिसमें हमारे मेहमान थे इकोनॉमिस्ट। आज प्रोग्राम लाइव वायर इन फोकस जो रोज़ाना मैं इस चैनल से करता हूं, आज मेरे मेहमान हैं जनाब अमीन यूसुफ साहब। अमीन यूसुफ साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं AKY सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के, और इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत वसी तजुर्बे के हामिल हैं। तो आज हम खुशकिस्मत हैं, आज हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और हम इंशाल्लाह ताला इस कैमरे की तवज्जो से अपने देखने वाले नाजरीन को भी इनके इल्म से फैज़याब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अमीन यूसुफ साहब, थैंक यू फॉर बहुत शुक्रिया आपका। आप तशरीफ लाए, वक्त निकाला आपने। हो गई है सुबह का टाइम, इस वक्त आपका बड़ा स्टॉक मार्केट के तेज़ी से हलचल का वक्त है। तो बल्कि हम आपसे भी सीखेंगे कुछ, क्योंकि आपके तजुर्बे से भी सीखेंगे। जो आपने कहा कि मतलब इन बिटवीन एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर, सबसे पहले तो कुछ मैं ये आपसे बात करना चाहूँगा कि एक कॉमन परसेप्शन लोगों का स्टॉक मार्केट की तरफ इतना ज़्यादा मालूमात लोग नहीं रखते। इवन के इकोनॉमिक्स वाले लोग भी स्टॉक मार्केट को, ठीक है, बेसिक तो सब जानते हैं, शेयर्स की खरीदो फरोख्त। तो मैं ज़रा ये स्टॉक मार्केट की वर्किंग के बारे में पहले आपसे पूछना चाहूँगा, वरना सवाल तो मेरे पास काफ़ी सारे हैं। तो मैं मुख्तसर से आपका जवाब सबसे पहले ये लेना चाहूँगा कि इसका परसेप्शन ज़रा बताइए मुझे। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज होती हैं वो लिस्ट होती हैं। वो क्यों होती हैं? उनको पैसा चाहिए होता है बिजनेस करने के लिए, और वो शेयर होल्डर्स एक तरह से इंगेज करते हैं कि शेयर होल्डर्स बनाते हैं, और फिर जब उनका प्रॉफिट्स होते हैं उनको पे आउट देते हैं। लॉसेस होता है तो कुछ भी नहीं मिलता। और कुछ सेक्टर जैसे हैं, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे फर्दर, वो प्राइवेट कंपनी जैसे लिस्टेड हैं और दूसरी प्राइवेट सेक्टर में कर रही हैं तो वो प्रॉफिट्स कर रही हैं, जबकि लिस्टेड में प्रॉफिट्स नहीं कर रही, तो ये कंसर्न है। उसमें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। तो परसेप्शन ये होता है कि जो कंपनीज है वो रेस कर रही होती है, वो उसकी वजह ये होती है कि बैंक रेट जो है ना काफ़ी ज़्यादा होता है, डिस्काउंट रेट। लेकिन अब आप देखें तो डिस्काउंट रेट बहुत कम है। अब आप देख रहे होंगे कुछ सालों से कंपनीज डीलिस्ट हो रही हैं। डीलिस्ट क्यों हो रही हैं? कि उनको पता है कि ठीक है, अब हम बैंक से बोरो कर लें, हमें क्या ज़रूरत है शेयर होल्डर को पालने की। बिल्कुल, क्योंकि अगर शेयर होल्डर रखेंगे तो फिर कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो फिर अपनी मीटिंग्स में आके कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, ऑब्जर्वेशंस भी निकालते हैं, तो ज़ाहिर है उनके लिए भी कंसर्न्स होते हैं। तो बड़ा अच्छा मुख्तसरन आपने ये बता दिया कि स्टॉक क्या है। जी बिल्कुल। तो स्टॉक का एक कॉमन आदमी की समझ के लिए मैं ये लूँ कि स्टॉक एक्सचेंज वो इदारा है जो कंपनीज को लिस्ट करता है और उसके शेयर्स मार्केट में फ्लोट करके रेवेन्यू जनरेट करता है, ताकि कंपनी प्रोग्रेस करे और आगे बढ़े और फर्दर इन्वेस्टमेंट करें। नहीं, इसमें ये कि कंपनी शेयर्स तो खुद इशू करती है, वो लिस्ट करवाती है अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में, लिस्टिंग करवाती है ताकि उनकी शेयर्स ट्रेड हो सके मार्केट में। उसकी लिस्टिंग फीस होती है, एक्सचेंज वो चार्ज कर रहा होता है। पहले तो 3 एक्सचेंजेस थी, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, तो अलग अलग फीस देनी पड़ती थी। तो अब एक फीस देनी पड़ रही है, तो एक अच्छी चीज़ है, कंपनीज के लिए एडवांटेज है ऑब्वियसली। तो वो उनके एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक्सचेंज में देखें, मैं तो ये कहूँगा कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट होनी चाहिए। अलमिया ये है कि हमारे पास सिर्फ 600-700 कंपनीज लिस्टेड हैं। अगर आप दुनिया की दूसरी मार्केट्स देखें, 7-8 हज़ार कंपनीज लिस्टेड हैं। तो वो एक क्वेश्चन मार्क है, वो भी हम आगे प्रोग्राम्स में फिर डिस्कस फर्दर करेंगे कि क्यों नहीं है, क्या वजह है, क्या होना चाहिए, क्या सोल्यूशंस होने चाहिए कि और कंपनीज आए, और पार्टिसिपेशन हो, नए IPOs आएँ, गवर्नमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट कम करें। जो गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनीज हैं उनको चाहिए कि मिनिमम कर दें और उसको डिसइन्वेस्टमेंट करके लोगों को IPOs लेके आया, तो जो नए इन्वेस्टर्स क्रिएट हों, इससे नया ब्लड आएगा मार्केट। अच्छा, तो देखें, एक तो कंपनीज लिस्टेड होती हैं, लेकिन इसका ट्रेंड कुछ इतना ज़्यादा नहीं है कि नई कंपनीज की लिस्टिंग की स्पीड कम हो गई है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसकी वजह क्या वजह है? उसकी वजह देखिए, हमें काम करना पड़ेगा एग्रेसिवली। उसमें हमें ऐसे लॉज लेके आने पड़ेंगे कि कुछ कंपनीज, अगर सेलुलर कंपनीज हैं जो बड़ा प्रॉफिट्स बना रही हैं, उनके एक मिनिमम कैपिटल या मैक्सिमम कैपिटल आ जाए तो उनके लिए मैंडेटरी हो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाएं। अच्छा भाई, एक कैपिटल अगर आप रेस कर लेते हैं और प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपके लिए मैंडेटरी होगा स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्ट करवाएं उसको। तो इससे और कंपनीज आएंगी। नहीं, मतलब पैसे की जरूरत नहीं है, तो हमें तो जरूरत है ना कि कंपनीज आए, लिस्ट हों स्टॉक एक्सचेंज में, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज हों। नहीं, उनको नहीं, लेकिन हम देखिए वही वाली बात है। तो हर अपनी मर्जी से तो आप मुझे जो कहेंगे तो मैं नहीं करूँगा, कुछ मुझे डंडा दिया जाएगा तो मैं करूँगा। बिजनेस में भी यही है कि टैक्स अगर आप बोलेंगे भाई टैक्स दे दें, आसानी से आप कहते थे आसानी से तो कोई टैक्स नहीं देगा ना। तो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें लेके आएँ
कि लॉज लेके आए कि इतना अगर आप कैपिटल अचीव कर लेते हैं तो आपके लिए मैंडेटरी हो कि आप लिस्ट करवाएं, क्योंकि कैपिटल मार्केट को ग्रो करना है ना, उसको अगर आगे बढ़ाना है तो क्या होना चाहिए, ये होगा। देखिए लिस्टिंग फीस बढ़ेगी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज आएंगे तो एक्सचेंज को फ़ायदा होगा, सबको अपना पाई मिलेगा, ब्रोकर्स को भी मिलेगा, एसएससी को भी चार्जेस मिलेंगे, एक्सचेंज को भी मिलेंगे, एक्सचेंज फीस आएगी, सारी चीज़ें आएंगी। अच्छा, थोड़ा सा पहले से मैं ले रहा हूँ कि पहले 3 स्टॉक एक्सचेंज थे, अब एक है। जी बिल्कुल। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज अब मर्ज हो चुके हैं, इंटीग्रेट हो गया एक तरह से। जी, तो आपके ख्याल में ये कैसा फैसला है? देखिए बहुत अच्छा फैसला है। इसमें ये था कि जो भी स्ट्रेटेजिक बायर था, जैसे डीम्यूचुअलाइजेशन एक्सचेंज, पहले क्या होता था, मेंबर होता था, अब मेंबर नहीं है, अब ट्रैक होल्डर है और शेयर होल्डर है। अच्छा। 2 कंपोनेंट में मेंबरशिप एक तरह से डिवाइड हो गई है। ट्रैक होल्डर ये है कि जो आपके पास लाइसेंस है ट्रेड करने का, शेयर होल्डर जो अगर आप जो मेंबर्स थे तो उसको इतना डिवाइड कर दिया गया कि इसके प्रोपोर्शनेट इतने शेयर्स आपके हो गए वैल्यूएशन के हिसाब से, ठीक है, तो आप शेयर होल्डर भी हो गए, आप ट्रैक होल्डर भी हो गए। अब ये है कि पहले क्या मेंबर्स होते थे, अब ट्रैक होल्डर और शेयर होल्डर हो गए हैं, ठीक है ना। अब जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आ रहा था वो ये कह रहा था कि 3 एक्सचेंजेस हैं, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर, तो ऑब्वियसली अगर कराची को ले लेता है तो उसके पास तो कंपटीशन होगा, कोई और आके लाहौर ले ले या इस्लामाबाद ले ले। अच्छा। तो ऑब्वियसली आपको प्राइस भी अच्छी मिलेगी अगर तीनों एक्सचेंजेस मर्ज हो गई। उसमें देखें मेंबर्स को तो नुकसान हैं, क्योंकि अगर वैल्यूएशन उस पर देखें तो कराची के मेंबर्स और लाहौर इस्लामाबाद को अगर मर्ज किया है तो ट्रैक होल्डर की जो वैल्यू है, ऑब्वियसली लाहौर वाले को भी कराची का मिल गया, एक ट्रैक मिल गया, मतलब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो गई हैं। तो अगर उसूलन अगर आप देखें, अगर पहले 5 साल 10 साल पहले अगर एक्सचेंज में जो कार्ड की मेंबरशिप की वैल्यू होती थी, मेंबरशिप कार्ड होता था, अब तो जैसे ट्रैक और शेयर होल्डर हो गया, तो उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी। तो अगर देखा जाए तो स्टेक होल्डर्स को एक तरह से तो मेंबर्स को तो टेम्परेरी तो लॉस आ गया ना, अगर आप वो वैल्यूएशन देख लें और अब वैल्यूएशन देख लें तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। लेकिन फिर भी हमने सबने मिलकर एज अ टीम काम करना है। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बन गई है, जब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आएगा, अब वो अच्छा इन्वेस्टर आएगा तो मार्केट में वैल्यू देगा, नए प्रोडक्ट्स लेके आएगा, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे तो हर कोई बेनिफिशियल होगा। अच्छा अमीन साहब, एक कॉमन परसेप्शन है जनरल पब्लिक में कि स्टॉक का खिलाड़ी सिर्फ लार्ज इन्वेस्टर ही होता है, कोई हम जैसे तनख्वाहदार लोग कभी इस तरफ सोचते भी नहीं। देखिए सिर्फ खबरें सुनते हैं, बिल्कुल गलत है। अच्छा, अगर आप सीडीसी में कितने इन्वेस्टर्स अकाउंट खुले हुए हैं, ब्रोकर्स के पास कितने इन्वेस्टर्स अकाउंट खुले हुए हैं, नए आईपीओज आते हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स आ रहे होते हैं, वो सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। म्यूचुअल फंड में आप देखें, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कितना ग्रो कर गई है। अगर आप 10 साल में देखें, अगर फर्स्ट करो एग्जाम्पल ले लेते, एक अगर म्यूचुअल फंड 2 अरब से आया तो उसकी कितनी वैल्यूएशन होगी, 20 अरब हो गया होगा, 15 अरब का हो गया होगा। तो किस तरह से होगा? ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स जिनके पास इतना एजुकेशन नहीं होता, जिनको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करने नहीं आते, तो वो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं, वो अपना पैसा लगा रहे होते हैं, वो अपनी फीस चार्ज कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली उनकी एक्सपर्टीज़ है, वो आपको रेकमेंड कर रहे होते हैं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट करवा रहे होते हैं, तो वो ऑब्वियसली फीस चार्ज करेंगे, दुनिया भर में होता है। तो आप ये देखें, आप ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। प्लस ये कि देखिए स्टॉक एक्सचेंज में आप कहते हैं रातों रात में पैसे बना लूँ, जी, ये तो गलत है। बिल्कुल, आप अपनी पूरी रिसर्च करें, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, अगर आपके पास नॉलेज है फिर आप ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा। और अगर आपने कोई स्टॉक पिक किया, देखिए एक अलमिया ये है कि इकोनॉमिक्स की आप बात कर रहे थे, तो जो आपके पास डेटा आता है वो कितना एक्यूरेट है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फर्स्ट करें, मैं अगर किसी को सजेस्ट करता हूँ कि सीमेंट में जाए या ऑयल में जाए या बैंकिंग सेक्टर में जाए, तो सबसे पहले तो मैं सेक्टर एनालिसिस करूँगा। बिल्कुल, सेक्टर एनालिसिस। सेक्टर में फर्स्ट करें सीमेंट में ग्रोथ है कि नहीं है, आगे इकोनॉमी में ग्रोथ है कि नहीं है। अगर इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं होगी, आपका ग्रोथ रेट ही कुछ नहीं होगा, तो फिर आपको सेक्टर क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि किस सेक्टर में आप जाना चाह रहे हैं। ये कोई इकोनॉमी में है नहीं हमें गाइड करने वाला, नहीं, मतलब देखिए है, रिसर्च में भी लोग हैं अच्छे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि डेटा में सिर्फ क्वेश्चन मेरा ये कि डेटा जो अवेलेबल है वो एक्यूरेट है, ये अपडेटेड डेटा अवेलेबल है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अगर आपको इंडस्ट्री का डेटा प्रॉपर एक्यूरेट डेटा नहीं मिलेगा तो फिर एनालिसिस तो आपका काम से गया ना। अच्छा सर, कमिंग बैक टू माय प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे पूछा था कि और जिसकी अब मुझे पूरा जवाब नहीं मिला, जी जी, कि क्या वजूहत हैं कि जिसकी वजह से नई कंपनीज की लिस्टिंग में वो स्पीड बरकरार नहीं रख सके स्टॉक मार्केट? देखिए ये मैंने आपको बताया कि जो एक तो कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जी, प्लस ये कि स्टॉक एक्सचेंज ने नहीं की, लेकिन अगर आप देख लें 2008 से जो मार्केट नीचे आई थी, इसके बाद वैसे ही लोगों का सेंटिमेंट सही नहीं था, लोग आ नहीं रहे थे मार्केट में, फिर आगे जाके मार्केट बढ़ी और लोग आए। अब जाके मेरे ख्याल में आगे जाके लग रहा है कि और कंपनीज आएंगी, और जो कंपनीज हैं, गवर्नमेंट भी अपनी जो कंपनीज है उसमें होल्डिंग डीलिस्ट मतलब डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, उनके भी फर्दर शेयर्स आ रहे हैं मार्केट में, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आएंगी, मुझे लग रहा है।
सही है। जो ब्लूमबर्ग इदारा है इसने तो पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को टर्म किया है कि ये टाइगर स्टेटस इस रीजन में हासिल कर रहा है। जी बिल्कुल, मैंने ये पढ़ी थी रिपोर्ट जी। तो इसकी वजह ये है कि देखिए, अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे, डिविडेंड यील्ड तो हमारी बहुत ज़्यादा है स्टॉक्स में। अगर आप 20-25 स्टॉक्स उठा लें जिनमें किसी में 15 है, किसी में 12 है, किसी में 13 है, अगर वहाँ की अगर उधर की मार्केट्स आप देखते हैं, नॉर्थ अमेरिकन देख लें या यूरोपियन मार्केट में देख लें, तो डिविडेंड यील्ड इतनी नहीं है। अच्छा, इतनी नहीं है। और प्लस ये देखें, इतने जो अभी लॉ एंड ऑर्डर सही हुए 2-3 साल में, इससे पहले तो इतनी हालात सही नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं। अगर सारी चीज़ें 100% पे आ जाएंगी तो आप खुद सोच रहे हैं कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। बैंक्स देख लें आप, अपने बैंक्स में हमारे बैंक्स जो है दुनिया के सबसे बेहतरीन बैंक्स हैं। अच्छा, कहाँ डिफ़ॉल्ट्स हुए हैं? बिल्कुल, जो हालात इतने ख़राब हुए, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसमें दूसरी साइड ये कि स्प्रेड्स इतने ज़्यादा हैं कि डिपॉजिटर को इतना पैसा नहीं मिलता। ये भी पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड भी। ठीक है, दोनों साइड पर हमने बात करनी चाहिए। तो ये गो के इसका मतलब है कि अब जैसे इसके हम कहते हैं ना इंडेक्स पॉइंट जितना बढ़ गया है जी। तो मैं समझता हूँ कि तो ये बहुत बड़ी माशाल्लाह से पॉजिटिव साइन है ये। देखिए बिल्कुल पॉजिटिव है। और उसमें आप ये देखिए ऑयल के स्टॉक्स भी बड़े हैं। अब जैसे अब कंसर्न सिर्फ ये है कि ऑयल की प्राइसेस जैसे $45 पे हैं, अगर वो सस्टेन करती हैं कि नहीं करती हैं। अगर ऑयल की प्राइसेस नीचे जाती हैं तो फिर ऑयल सेक्टर जो है स्टॉक एक्सचेंज में जो उसकी वेटेज है काफ़ी ज़्यादा है जी इंडेक्स में, तो फिर वो परफॉर्म जिस तरह से करेगा, ऑयल की प्राइसेस जिस तरह से मूव करेंगे उस हिसाब से इंडेक्स भी परफॉर्म करेगा। अच्छा सर, ये अगर मैं इस टॉपिक पर बात करूं कि स्टॉक मार्केट में तो पाकिस्तान की कंपनीज की लिस्टिंग एंड डी लिस्टिंग है, अब हम आ जाइए कमोडिटी ट्रेडिंग की तरफ जी। इसकी क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में? देखिए, इसमें इसको इतना प्रमोट करने की हमें ज़रूरत है जी। लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसमें। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर इन्वेस्टर को जाता है तो कमोडिटीज़ में इसलिए नहीं जाता कि उसके पास कोई डिविडेंड यील्ड नहीं है। अच्छा, फर्स्ट करें कोई स्टॉक आप ले रहे हैं, आपने कुछ स्टॉक फर्टिलाइजर से या सीमेंट से कुछ स्टॉक ले लिया, तो एंड ऑफ द डे आपको कोई डिविडेंड यील्ड तो मिलेगी, उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगा। अगर आप गोल्ड ले लेते हैं, फर्स्ट करें फॉर स्पेसिफिक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, तो अगर आपने रेट पे गोल्ड ले लिया, वो नीचे चलेगी, उस पर आपको कोई रिटर्न नहीं है। लेकिन इसमें पॉजिटिव साइड ये है कि अगर कमोडिटी एक्सचेंज में पीमैक्स में आप जा रहे होते हैं, आप अपना अकाउंट खोल रहे होते हैं, तो जो पैसा आपका आइडल पड़ा होता है कैश, उस पर जो एक्सचेंज आपको बैंक रेट दे रही होती है, बैंक का इंटरेस्ट रेट दे रही होती है, वो एक सेलिंग पॉइंट है, इसको हाईलाइट करना चाहिए। फर्स्ट करें, अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट मैंने पीमैक्स में कोई काम किया हुआ, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रही मार्केट में, पाकिस्तान मर्केंटाइल में मैंने अकाउंट खोला हुआ, मेरा कुछ फंड पड़ा हुआ आइडल, मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ जी। मुझे समझ में नहीं आ रही कि मार्केट की डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही कि ऑयल में अभी वोलेटाइल मार्केट है, हाँ, अभी मैं कह रहा हूँ कि मैं स्टॉप हो जाऊँ, तो मेरा अगर जो कैश उनके पास पड़ा है उसमें मुझे बैंक रेट का इंटरेस्ट मिलता है, उस पर वो अपने चार्जेस जो उनकी फीस होती है वो डिडक्ट करके आपके अकाउंट में वो क्रेडिट कर देते हैं। तो ये एक सेलिंग पॉइंट है एक तरह से देखा जाए। प्लस दूसरी चीज़ है, अगर मैं फर्स्ट करें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैंने गोल्ड ले लिया, तो वो डॉलर में मैंने अपने पैसों का हेज कर लिया डॉलर में, ये भी एक चीज़ है, एक तरह से सेलिंग पॉइंट है। तो ये सारे सेलिंग पॉइंट्स हमें उजागर करने चाहिए। हेजिंग फैसिलिटी कितनी यहाँ पर है? देखिए, एज सच अगर दूसरी मार्केट से कंपैरिजन करें तो वो नहीं है जी। देखिए, ऑनेस्टली बात करनी चाहिए जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ऑब्वियसली ये मार्केट अभी डेवलप कर रही है, आगे जाके होंगी और परफॉर्म कर रही है एक्सचेंज। अगर आप देखें तो पहले से अगर आप कंपैरिजन करें तो एक्सचेंज प्रॉफिट में भी आ गई है। सर देखिए ना, अब जैसे एयरलाइंस हैं, साल के 12 महीने फ्यूल इस्तेमाल करती हैं वो, और साल के 12 महीने पेट्रोल की प्राइस एक नहीं रहती, ये बिल्कुल कार्डियोवास्कुलर के कार्डियोग्राम की तरह ऊपर नीचे चलती रहती हैं। लेकिन अगर वो हेज कर लें तो इस तरह से हम अपने किरायों को भी लेवल मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए बैकग्राउंड नहीं कि फर्स्ट करें ऑयल या गोल्ड जी, आप हेज करेंगे तो वो फिजिकल भी अवेलेबल हो ना जी। हेज कैसे करेंगे? अगर मैंने कोई चीज़, आप मुझे डिलीवरी देंगे ऑयल की, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो उसमें आपको वेंडर्स चाहिए, आपको ऐसे लोग चाहिए जो ये इस कमोडिटीज़ को इंपोर्ट कर रहे हो, हर डिफरेंट ग्रेड्स होंगे उसके। तो ये इस पर काम हो रहा है और ऑब्वियसली टाइम लगेगा। गोल्ड तो फर्स्ट करें अवेलेबल है, गोल्ड तो आपने ले लिया कि 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, जो भी है व्हाटएवर, तो वो तो आपके पास अवेलेबल है। लेकिन उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है कि क्वालिटी उसकी क्या है, उसकी अलग प्राइस होगी। बिल्कुल, सिल्वर है उसकी अलग प्राइस होगी। बिल्कुल, तो इसमें ये है कि फिजिकल डिलीवरी का कॉन्सेप्ट जो है ना वो आगे जाके आएगा, आगे जाके, क्योंकि ये एक्सचेंज अभी चल रही है, आगे जाके आप जो बता रहे हैं ना कि हेजिंग की जब अवेलेबिलिटी जब आपको फिजिकल डिलीवरी अवेलेबल, अच्छा वो कैसे रखेंगे, उसकी स्टोरेज का मसला है, स्टोरेज कहाँ करेंगे, वो सारी चीजें, मतलब पूरे एक मैकेनिज्म बनेगा, मैकेनिज्म बन रहा है, तब जाके ये बैनुल अक़वामी स्टॉक मार्केट की तरह से इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस की तरह हम काम कर सकेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। सर, ये अर्ली 90s में पाकिस्तान में इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की कुछ भरमार सी आई थी, हांगकांग से, चाइना से, बहुत सारी कंपनीज बनी थी और बहुत सारे लोग इसमें बुरी तरह से फंसे, ट्रैप हो गए। और इसकी बुनियादी वजह कम इल्मी थी जी।
कम इल्मी थी। और प्लस वो रेगुलेटेड नहीं था सेक्टर। अब जाके काफ़ी चीज़ें देखें, एसएससी ने जो अब मार्केट भी देख रहे हैं ना जो ऊपर इतनी है, उसकी वजह है कि रिफॉर्म से लेके आए हैं जी। जब रिफॉर्म्स आते हैं तो इनिशियली प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं। अच्छा, तो रिफॉर्म्स किए हैं काफ़ी, इसकी वजह से इनलाइन जो इन्वेस्टर क्यों मार्केट में आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है, वो देख रहा है कि काफ़ी चीज़ें इनलाइन है विद देयर मार्केट। लेकिन मसला सिर्फ है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, हमारे पास प्रोडक्ट्स पे हमें काम करने की ज़रूरत है। हमारे पास रेडियो फ्यूचर्स है, इसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट्स, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग है, लेकिन फ्यूचर में तो फ्यूचर ऑप्शंस तो नहीं है आपके पास, ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग होनी चाहिए। बहुत सारी और भी प्रोडक्ट्स हैं। तो सर इसका मतलब है कि अगला सवाल जो मेरा आपसे पूछने वाला है उसको मैं यहीं ख़त्म कर दूं कि मैं तो पूछना चाह रहा था कि कमोडिटी ट्रेडिंग की मैंने जो बात की, मैं तो बढ़ना चाह रहा था आगे S&P 500 की तरफ, स्टैंडर्ड & पुअर 500 की तरफ, तो वो तो अभी दूर की बात होगी। इसका मतलब है देखिए KC 100 है, ये चल रहा है, इसी में KC 100 चल रहा है, KC 100 तो चल रहा है, वो तो कराची स्टॉक है, लेकिन मैं तो स्टैंडर्ड & पुअर की बात कर रहा हूँ 500 जो कि बाहर का है। देखिए वो भी इंशाल्लाह आगे जाके आ जाएगा, हमें उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए। हम अपना कुछ प्लान बनाएंगे, कोई हम ऑब्जेक्टिव रखेंगे तो अचीव करेंगे, अगर हम ऑब्जेक्टिव नहीं रखेंगे तो हम कुछ भी अचीव नहीं करेंगे, कुछ भी अचीव। अच्छा, क्या स्टेप्स ले सकते हैं आप लोग कि ये वाली बिजनेस कुछ तनख्वाहदार तबके में कॉमन हो जाए, कि छोटे इन्वेस्टर कि भाई मैं तो तनख्वाहदार हूँ, इतना कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता मैं। अब वो सरमायाकार तो फिर वो तो मार्केट के ट्रेंड बदल देते हैं। देखिए उसमें डिपेंड करता है, तो हमें ये खौफ रहता है कि हम चीज़ लेंगे, जाहिर है इतनी लेंगे, जब इतनी लेंगे वो बड़े खिलाड़ी जो है वो तो मार्केट का ट्रेंड अपने फेवर में कर लेते हैं सारा। देखिए ये बिल्कुल गलत है कि किसी के ट्रेंड में, अब तो ऑनलाइन ट्रेडिंग सारी हो रही होती है, आपको कहीं नहीं पता होता कहीं से कौन ट्रेड कर रहा है, कौन से स्क्रिप्ट में कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल में अब पुरानी बातें थी, उसको मेरे ख्याल में हमें भूल जाना चाहिए। अच्छा। अब आगे फॉरवर्ड मूव करना चाहिए और नई बातें करनी चाहिए। इसमें देखें जो छोटा इन्वेस्टर है, अब वो छोटा इन्वेस्टर ये इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है, मैं बल्कि इसमें आपको ये कहूँगा कि हमारे पास जो फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट नहीं है, जो नए हमारे बच्चे एजुकेट होकर निकल रहे होते हैं MBAs, वो फ्रेश होते हैं, उनके पास एनर्जी होती है, तो उनको कहाँ यूटिलाइज करना है जी। इसी में फ्रेंचाइजिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनको फ्रेंचाइज देनी चाहिए, नए जो उनको ब्लड को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हमारे एब्सेंस है, हमारे पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है, बहुत ज़्यादा कहते हैं ही नहीं। अगर आप हमारे ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो बंदे ट्रेन हो रहे हो उनको ट्रेन करें, उनको ट्रेडर्स को ट्रेन करें, फिर उनको मार्केट में लेके आएँ, तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में कुछ कंपनीज आ रही हैं आगे जाके, मेरे ख्याल में वो देख रही हैं कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि मार्केट इतनी बड़ी है हमारी, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कितने इन्वेस्टर्स हैं हमारे पास। अगर आप पूरी पॉपुलेशन का देखें तो हमारे पास इन्वेस्टर्स तो इतने नहीं है, तो इन्वेस्टर्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टर्स किस तरह से क्रिएट होंगे? जब नया फ्रेश ब्लड आएगा, जो MBAs जो फ्रेश आएंगे, उनके पास एनर्जी, उनके पास आइडियाज़ हैं, जो उन्होंने फ्रेश निकले होते, सारी चीज़ें पढ़ी भी होती है, वो इम्प्लीमेंट करेंगे और वो नए इन्वेस्टर्स क्रिएट करेंगे। अगर वो मार्केट में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई स्टॉक एक्सचेंज में आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं है, आपको रिटर्न भी मिलेंगे। आप डे ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं? डे ट्रेडिंग करेंगे तो आप नुकसान भी कर सकते हैं। अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, नहीं, अगर इन डेप्थ रिसर्च हो और इन डेप्थ इसकी नॉलेज हो तो डेफिनेटली नुकसान से बचा भी जा सकता है। आपके पास वो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है कि स्टॉप लॉस लगाया करते थे जब कोई पोजीशन ली जाती थी? अभी भी है स्टॉप लॉस अभी भी लग जाता है, लेकिन हमें हमारे पास जैसे मार्केट बंद हो जाती है तो उसके बाद आफ्टर मार्केट आवर्स ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया भर की मार्केट में आप शाम में आपने लगा लिया और आप सो गए, सुबह मार्केट खुलेगी, आपको कुछ चीज़ लेनी है तो खुद ही आ जाएगी आपकी, वो खुद ही आ जाएगी। और जैसे जब आपने लिमिट लगा दी है, बाइंग लिमिट लगा दी है, ये सेलिंग लिमिट लगा दी है। कमोडिटीज़ में तो है, कमोडिटीज़ में आप गुड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट भी लगा सकते हैं, गुड फॉर द डे भी लगा सकते हैं। तो आगे जाके मुझे लग रहा है इसमें भी चीज़ें आएंगी, जैसे स्टॉक एक्सचेंज ने अपना ऑनलाइन ट्रेडिंग का भी शुरू किया है, किट्स करके जो सॉफ्टवेयर लेके आए हैं, तो वो भी कर रहे हैं, काम तो हो रहा है उसमें। जैसे आगे जाके अगर रिसर्च भी मिल जाती है लोगों को, देखिए अगर रिसर्च अवेलेबल हो जाती है ऑनलाइन पोर्टल में तो काफ़ी लोगों को हेल्प मिल जाएगी। 5 या 10 साल का अगर डेटा अवेलेबल है तो अगर जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज है ना तो वो उसको देख के रीड कर सकता है, उसका आइडिया हो जाएगा कि क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सर देखें, अच्छा अब आप ये बताइए कि ठीक है आप स्टॉक की एक्सपर्टीज़ है आपके पास, लेकिन एक टेक्नोलॉजिकल बूम पाकिस्तान में आया है। पाकिस्तान में क्या है, सारी दुनिया में है, और पाकिस्तान इस पे किसी से पीछे नहीं है इस टेक्नोलॉजिकल बूम में। वो है ये चीज़, हर चीज़ यहाँ पर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब दुनिया भर की ट्रेडिंग में किस मुल्क में ऑयल की प्राइस क्या चल रही है ये बस तो अब ट्रेडिंग तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सारा दिन सुबह उठकर बैठ जाए मॉनिटर के सामने यूं और फिर रात को सोने तक वहीं बैठे रहें। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया था वो तो यही था कि आप मखसूस जगह पर जाकर बैठ जाएं और सारा दिन। एक ज़माने में तो आउटक्राई सिस्टम होता था, आप ट्रेडिंग हॉल में मखसूस होता था, वहाँ जाके ही काम करते थे ना, फिर सारे आवाज़ें लगती थी और उसके बाहर से फिर ऑनलाइन आ गया, सारी मतलब कैट्स आ गया, फिर सारी चीज़ें अब ऑनलाइन। और फिर अब इस तरह के बहुत सारी कंपनी इस तरह की खुल गई हैं, जिस तरह आपकी कंपनी है कि
स्टॉक एक्सचेंज जाना नहीं पड़ता, आपकी कंपनी में सारा वेब बेस्ड है सारी चीज़ें। लेकिन वेब बेस्ड तो है, लेकिन सारी चीज़ें अवेलेबल, लेकिन बंदे के पास नॉलेज तो हो ना। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके पास अगर नॉलेज नहीं है तो फिर वो क्या करेगा। ये सारे टूल्स भी होंगे, इसके बावजूद देखिए स्टॉक एक्सचेंज में टेक्निकल चीज़ है ना, इट्स नॉट लाइक कि कोई भी बंदा आके कहे कि मैं ले लूँ, उसको पता ही नहीं होगा। तो नॉलेज ज़रूरी है। तो यही वाली बात है कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, इन्वेस्टर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि भाई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ का अलग अलग, आपकी जो इन्वेस्टमेंट आप लेके आए हैं तो आपको कितने अरसे में वापस चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर में अगर आप कहीं भी जाते हैं तो अकाउंट खोलते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड आपको क्या है, आप 1 साल तक रखेंगे, 2 साल तक रखेंगे, 3 साल तक रखेंगे, 6 होल्डिंग पावर कितना है, उस हिसाब से वो उसको एडवाइस देता है कि भाई ठीक है, अभी हमें नहीं लग रहा कि इस अगर 6 महीने में आपको करनी है, 6 महीने में फर्स्ट करे कोई स्टॉक उसने बाय कर लिया और मार्केट में कोई ऐसी चीज़ आ गई, न्यूज़ आ गई, वो स्टॉक नीचे चले जाएगा, लेकिन वो स्टॉक अच्छा है, वो वापस बाउंस बैक कर जाएगा, वो 7-8 महीने बाद करेगा, लेकिन 6 महीने में तो उसको पैसे चाहिए तो विड्रॉ करेगा। सर स्टॉक मार्केट के बारे में तो कहा जाता है कि इट्स अ मार्केट ऑफ र्यूमर्स। बिल्कुल, न्यूज़ पे चल रही होती है ऐसी न्यूज़ जो कि बिल्कुल मतलब बिजनेस से, फाइनेंस से, इकोनॉमिक्स से रिलेवेंट है ही नहीं, लेकिन वो मार्केट को हिला देती है। वो टेम्परेरी, और खास तौर पर जी, खास तौर पर हमारे अमेरिका में। तो सर मैं आपको इस सवाल का जवाब लूँगा एक ब्रेक के बाद। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का। नाज़रीन, हमारी अमीन यूसुफ साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इन फोकस में दोबारा खुशामदीद। आज हमारे मेहमान हैं जनाब अमीन यूसुफ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर AKY सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के। अमीन साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमारा सिलसिला मुनक़ते हुआ था कि कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है और फिर उसके शेयर्स आप लोग मार्केट में फ्लोट करते हैं तो रेवेन्यू बनता है, और फिर रेवेन्यू कंपनी का इन्वेस्टमेंट होता है और कंपनी इससे फलती फूलती है, और फिर अपने मुनाफे में वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की सूरत में पैसे वापस करती है। ठीक है, ये उनकी अर्निंग है। ये सही कह रहा हूँ ना मैं? अच्छा, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ और भी स्टॉक मार्केट के अलावा एवेन्यूज़ मिल गए हैं कंपनीज़ को कि जहाँ से वो अपने फंड्स को जनरेट कर सकते हैं। जैसे कोई इस्लामिक सुकूक के बारे में हम बात सुन रहे थे। जी बिल्कुल। और पहले हम एक चीज़ सुनते थे कि NIT यूनिट्स लेकर, तो उसका हासिल करदा मुनाफा भी होता था, और फिर नेशनल सेविंग सेंटर्स की भी मुख्तलिफ स्कीमें थी कि जिससे रेवेन्यू जनरेट होता था। तो ये सारे जो हेड्स हैं, इनकी मौजूदगी में स्टॉक मार्केट को कोई डेंटिंग पड़ी है या कोई फ़र्क नहीं पड़ा? देखिए, कोई डेंटिंग नहीं पड़ी। अब आप रेट्स देख लें, अगर डिस्काउंट रेट्स देख लें, पहले डिस्काउंट रेट्स क्या होते थे, अब डिस्काउंट रेट क्या है। पहले बहुत ज़्यादा होते थे तो लोगों के पास कोई एवेन्यू नहीं था क्योंकि उनको और रिटर्न ज़्यादा मिलता था, तो वो नेशनल सेविंग की तरफ जाते थे। फिर NIT यूनिट्स तो देखें, वो तो एक सब्सिट्यूट है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट्स को आपको पास नॉलेज नहीं है तो आप NIT यूनिट्स लेंगे, आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाएंगे। इसमें आप सुकूक की तरफ तो फिर वो इंडिविजुअल तो नहीं जाता, बड़ी एंटिटी जा रही होती है। प्लस इसमें जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे इस्लामिक फंड्स भी अब आ गए हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं लेनी जो इंटरेस्ट, जैसे बैंक्स के उस स्टॉक्स नहीं ले रहे होते, वो ऐसे स्टॉक्स ले रहे होते जो जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वो मैन्युफैक्चरिंग अगर एक्टिविटी कर रही है तो वो इंटरेस्ट पे काम नहीं कर रही है, एक तरह से देखा जाए तो इंडस्ट्री चल रही है, तो उनके स्टॉक्स ले रहे होते हैं, या ऐसे स्टॉक्स ले रहे होते हैं जिसकी इंटरेस्ट इनकम नहीं होती, जो इंटरेस्ट पे काम नहीं कर रहे होते। तो ऐसे आपके पास फंड्स भी आ गए जो इस्लामिक वे में इन्वेस्टमेंट करवा रहे होते हैं, जो प्योरली कोई गैर इस्लामी काम नहीं करवा रहे। नहीं, देखिए, अब हर एक आपको कहते हैं कि स्टॉक्स, हम बैंक के स्टॉक्स नहीं लेंगे। अब हर एक का डिफरेंट पर्सपेक्ट होता है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब किसी का आप ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, हर एक की अपनी मर्जी है कि वो क्या करना चाह रहा है और इन्वेस्टमेंट किस तरह से वो करना चाह रहा है। ज़्यादा बात, आपके पास एवेन्यूज़ अवेलेबल होने चाहिए कि इन्वेस्टमेंट्स के डिफरेंट, हर किस्म का आपके पास एवेन्यूज़ हों अवेलेबल, लोगों के पास चॉइसेस हों। अगर आप चॉइसेस होंगे तो लोग, ज़्यादा बात है, अगर मुझे कोई चॉइसेस नहीं मिलेंगी और मैं उसमें फिट नहीं करता तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, मैं कहीं और चले जाऊँगा। तो जो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट्स की। जैसे हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। ऐसे फंड्स होने चाहिए जिसमें देखें ना, सिर्फ आप इक्विटीज़ में आ जाते हैं या फिर फिक्स इनकम में आ जाते हैं, रियल एस्टेट का सेक्टर का कोई नहीं है। ऐसा हो कॉम्बिनेशन हो, अगर किसी ने फर्स्ट करे, वो कहता है कि नहीं मुझे ना इंटरेस्ट वाला नहीं करना, मैं इक्विटी और रियल एस्टेट वाला फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ। ये प्योरली कोई कहेगा कि मुझे रियल एस्टेट वाले फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इस किस्म के फंड्स होने चाहिए। मुझे कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है, कमोडिटीज़ की जिसमें परसेंटेज हो, जिसमें गोल्ड हो, जिसमें सिल्वर हो, जिसमें ऑयल हो,
ऑयल। तो इस किस्म के फंड्स भी आगे जाके मेरे ख्याल में आएंगे, लोग देखेंगे अपॉर्चुनिटीज़, देखें अपॉर्चुनिटीज़ होती है तो लोग आते हैं, और जो पहले आता है वो बनाता है पैसे, बिल्कुल, बाद में लोग फॉलो करते हैं तो फॉलो करते तो वो उतना नहीं बनाता। तो भाई अच्छा, आपने अभी बड़ा सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो रियल एस्टेट का जी। तो ये स्टॉक मार्केट की जब हम बात करते हैं तो बूम जब आता है तो या तो एकदम रियल एस्टेट की तरफ आता है या स्टॉक मार्केट की तरफ आता है, और ये दो सेक्टर्स ऐसे हैं कि जहाँ एक बल्क का इन्वेस्टमेंट मूव करता है, शटल करता है इन दोनों के दरमियान में। अभी तो थोड़ा सा मसला आया हुआ है रियल एस्टेट में लेकिन वो भी हल की तरफ हो रहा है। लेकिन उसमें देखिए हर एक आज की खबर है, हर एक चीज़ का एक साइकिल होता है, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो साइकिल जो होता है ना वो चल रहा होता है, 10 साल का साइकिल है, स्टॉक एक्सचेंज का है, रियल एस्टेट का है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो चलता रहेगा। अब इन्वेस्टर है उसने देखना है, जो अच्छा इन्वेस्टर है वो कैसे कैच करता है अपॉर्चुनिटी, कैसे कैच करता है। अगर वो अच्छा इन्वेस्टर है तो उसको पता होगा कि कहाँ मुझे पैसे डालने हैं, अभी स्टॉक एक्सचेंज हैवी हो गई है, अभी रियल एस्टेट में डालना चाहिए, अभी मुझे फिक्स इनकम में डालना चाहिए कि रेट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ऑक्शन में क्या रेट आ रहा है, अभी ऑक्शन हो रहा है, टी-बिल्स का ऑक्शन हो रहा है तो रेट क्या नीचे था ऊपर था। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये हम मुख्तसरन अगर छोटा इन्वेस्टर जिसके पास नॉलेज नहीं है तो इस किस्म के फंड्स अवेलेबल होने चाहिए, रियल एस्टेट का भी हो, फिक्स का भी हो, कमोडिटीज़ से रिलेटेड भी हो, इक्विटीज़ भी हो, तो उसके पास ऑप्शन होना चाहिए। इसमें काम करने की ज़रूरत है। अगर वो इन्वेस्टमेंट करने के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, फर्स्ट करे वो कमोडिटीज़ में डायरेक्ट नहीं कर रहा है, वो इक्विटीज़ में डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट फंड्स लेके कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो चाह रहा है कि ठीक है मैं फ़ंड लेके बैठ जाऊँ, मुझे इतना रिटर्न मिल जाता है। कुछ फंड्स होते हैं जो गारंटी भी देते हैं कि इतने हम आपको फंड्स के में इतना % रिटर्न मिल जाएगा अगर आप कंजर्वेटिव वे में जा रहे हैं, आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। कुछ लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे होते, भाई उसकी इसने पूरी ज़िंदगी पैसे बना के सेविंग्स की हुई है, वो नहीं चाह रहा है कि भाई मैं इक्विटीज़ में लगा लूँ तो मैं लूट जाऊँगा। तो हर इन्वेस्टर का अलग रिस्क प्रोफाइल होता है, तो हम किसी को मतलब एज अ आइसोलेटेड वे में हम नहीं कह सकते। तो वो डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, वो क्या रिटर्न चाहिए उसको। सर कोई इस तरह का काम कर सकते हैं कि आपके प्लेटफॉर्म से अभी जो प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं, गवर्नमेंट में एक एम्प्लॉय रिटायर होता है तो वो ह्यूज अमाउंट उसे कम्यूटेशन की सूरत में मिलता है, फिर वो पेंशन अपनी इस्तेमाल करता है। प्राइवेट सेक्टर का जो एम्प्लॉय रिटायर होता है तो वो जो लास्ट सैलरी लेकर जाता है तो वो लास्ट सैलरी उसकी लास्ट इनकम होती है पूरी इसकी लाइफ की, ठीक है ना। तो बाकी रेस्ट ऑफ हिज लाइफ अगर वो इतना विजनरी आदमी है, ये उसने सेविंग्स करके कुछ चीज़ सेव करके कुछ चीज़ बिल्ड कर ली है जी, तो ये अलग चीज़ है। अदरवाइज तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर भी अगर फर्स्ट करें डिपेंड करता है कि मीडियम है, स्मॉल साइज़ है, तो वो इस किस्म के जैसे इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हमारे पास इतनी नहीं, लोग समझते हैं कि मैं इंश्योरेंस ले लूँगा तो वो समझते हैं कि भाई मैं ऊपर चले जाऊँगा तो जब जाके पैसे मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लोगों का डिफरेंट है। मेरा नज़रिया मेरा ये है कि बहुत अच्छी चीज़ है ये, लेकिन इंश्योरेंस वालों ने सही मार्केटिंग नहीं की इसकी। वो वही से बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, एजुकेशन प्लान्स होते हैं, बच्चों की जैसे बेटी की शादी करनी है उसका एक प्लान होता है, तो हर किस्म के, लेकिन उसको एडवर्टाइज करना है, उसको मार्केट करना है। आप भी कह सकते हैं कि उसकी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, वो आप नीश मार्केटिंग कर रहे हैं, मास मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। आप हर सेक्टर में जाएँ, आप देखें मीडियम साइज अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर 10-15 लोग काम कर रहे हैं तो उसको आप ऑफर करें, उस पर जाके देखें उनको आप क्या बेनिफिट दे सकता है, ये सेक्टर बेनिफिट दे सकता है। जो आपने बात की कि प्राइवेट सेक्टर में बंदा जा रहा है, आखिरी सैलरी उसके पास कुछ है ही नहीं, अगर वो उसने इस किस्म के प्लान्स ले लिए हैं या कंपनी ने उसको अकोमोडेट कर दिया है, उसमें से कुछ तनख्वाह में से पोर्शन उसका डिडक्ट हो जाता है, तो वो उसकी इक्विटी बन रही है, तो उसको कुछ ना कुछ मिल रहा है। दुनिया भर में क्या होता है, जो लोग क्या करते हैं, घर बना रहे होते हैं, मॉर्गेज पे घर ले रहे होते हैं, जब वो रिटायर हो रहे होते हैं तो उनका पेड ऑफ घर होता है, तो उनके एक्सपेंसेस नहीं होते, फिर उनको गवर्नमेंट से पेंशन मिल रही होती है। सॉरी टू से कि यहाँ जो पेंशन लाइन में लग के हमें लेनी पड़ती है, दुनिया भर में आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाती है, तो उस पर भी काम डायरेक्ट डिपॉजिट। अब तो IT की एज है, हर जगह सारी चीज़ें हो गई हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाने चाहिए अकाउंट में। लोग लाइन में जाके लग रहे हैं, इससे ये होता है कि देखिए लाइन में लग रहे हैं, एक आपका एम्प्लॉय भी यूज़ हो रहा है, आपका ह्यूमन रिसोर्स भी यूज़ हो रहा है। अगर फर्स्ट करें ये IT में अगर आप चीज़ें कर देते हैं, सारे रेवोल्यूशन कर देते हैं और डायरेक्ट क्रेडिट किसी के अकाउंट में हो जाता है, तो आपका स्टाफ बच जाता है, आपका ह्यूमन रिसोर्स बच जाता है, आपके एक्सपेंस कट डाउन होने का। तो इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें आएंगी, ऐसे नहीं है कि नहीं आएंगी, लेकिन वक्त के साथ आएंगी। बिल्कुल सर। देखें बात ये ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जिसे कहते हैं ना कि नाउ और नेवर। लेकिन इसके लिए हमें खुद भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट सारा चीज़ें नहीं करती, प्राइवेट सेक्टर, मैं यही आपसे बात करना हमारी इंडिविजुअल की हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम लेने के लिए तैयार नहीं होते कि आप कर लो मैं कर लूँ, कहते नहीं आप पहले शुरू करें फिर मैं करूँगा। नहीं सर, क्या आप लोग जो स्टॉक मार्केट के लोग हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, आप लोग विजनरी हैं, आगे देख रहे हैं। अब एक कॉमन आदमी तो आज घर से तनख्वाह लेकर आया और आज वो खर्च करेगा, 15 तारीख तक खाली हो जाएगा, 15 से बैठा रहेगा वो, राइट।
तो क्या आप लोग पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजर्स का रोल प्ले कर सकते हैं कि देखिए ना, टारगेट मार्केट में मार्केटिंग करना काम की चीज़ है। मेरा अगर एक इश्तिहार 10,000 लोग देख रहे हैं, मैं समझता हूँ इतना फ़ायदेमंद नहीं है कि 10 लोग देख लें, लेकिन वो 10 रिलेवेंट लोग हों जो पोटेंशियल बायर हों, जो रेफरेंस से और बिजनेस लेके। देखें, एक मैटरनिटी होम में, एक हॉस्पिटल में किसी के यहाँ न्यू बॉर्न बेबी आता है, अगर वो न्यू बॉर्न बेटी है किसी की, राइट, तो वो उसका नाम रखेगा और नादरा में रजिस्ट्रेशन कराएगा। ठीक है। तो हॉस्पिटल इज द प्लेस वेयर यू कैन फाइंड योर टारगेट मार्केट, राइट। नादरा इज द प्लेस वेयर फ्रॉम यू कैन फाइंड योर टारगेट मार्केट, एंड इफ यू मार्केट योर प्रोडक्ट इन दीज टू प्लेसेस, कि भाई जो फीमेल चाइल्ड यहाँ पर रजिस्टर हो रहा है उसके पेरेंट तो आपके सामने खुद चल कर आया है ना। जी बिल्कुल। देखिए, अब आप एक बड़ी आबादी देख रहे हैं, किसके घर बेटा पैदा हुआ है, किसके घर बेटी पैदा हुई है, आपको तो नहीं पता ना, लेकिन वहाँ वही आ रहा है जिसके घर बेटा पैदा हुआ है या बेटी पैदा हुई है। वहाँ पर बेटी पैदा होने की सूरत में उसको मुबारकबाद दी जाए और इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाए कि आज तो आपकी यहाँ बेटी पैदा हुई है, वक्त तो पलक झपकते ही गुजर जाएगा, कल आपकी बेटी 20 साल की हो जाएगी और आपने इसकी शादी की फिक्र करनी पड़ेगी, तुम कहाँ से लाई कर आएंगे। पॉलिसी दी जाए विदाउट प्रीमियम, एग्जाम कर दे। जी, आज के दौर में तो भाई कम से कम एक एवरेज 10 लाख से शुरू होता है खर्चा। इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इतने एम्प्लॉइज हैं, अगर वो ये अपने एम्प्लॉइज की सारी चीजें दे रहा है तो उसमें टैक्स बेनिफिट भी उसको होना चाहिए कि ये ठीक है कि ये चीजें, इससे ये होगा, तो आप लोग देंगे ना सर? नहीं, इससे ये होगा, देखें ना, अगर वो बंदा अगर रिटायर हो जाता है तो ऑब्वियसली वो उसका किचन चल रहा है तो गवर्नमेंट में बर्डन नहीं पड़ेगा ना सारी चीजें। तो यही तो चीज, ये गवर्नमेंट के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। गवर्नमेंट के देखिए, गवर्नमेंट तो प्राइवेट सेक्टर के लोगों की भी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स की नहीं है, सबकी है ऑब्वियसली, सबकी है। तो लेकिन हम समझे ना, हम समझे कि गवर्नमेंट हमारी है। मसला सिर्फ ये ख्याल में ये है कि हम जो भी होता है इतने सालों से कि भाई तो हम गवर्नमेंट को वो नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, आप करें कि भाई ये गवर्नमेंट हमारी है, हमने काम करना है मिलके, ठीक है। आप अपनी सजेशंस दें, तो कितने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, हर जगह से आप मीडिया के थ्रू, मीडिया में कितनी अवेयरनेस देखा आपने, कोई अगर कोई चीज़ हमने कह दी, किसी ने फॉलो कर ली तो वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। जो कंपनी लिस्टेड होती है स्टॉक मार्केट में वो प्राइवेट सेक्टर की होती है ना। जी बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर की, लेकिन गवर्नमेंट की भी आप देखें, अगर आप पूरा स्टॉक एक्सचेंज के कैपिटल का एनालिसिस देखें, टोटल जो कैपिटल है जो लिस्टेड कंपनीज का, उसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग ज्यादा है। गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है, ठीक है, बिल्कुल है, जाहिर है गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट की भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी है बहुत। तो आप उन कंपनीज को क्या ये फैसिलिटी दे सकते हैं कि भाई आपके रिटायरमेंट प्लान हम डेवलप करेंगे और एम्प्लॉइज के बच्चों का प्लान हम डेवलप करेंगे? कुछ कंपनीज तो कर रही हैं, ऐसे नहीं है कि आप कह दें कि नहीं हो रही हैं, कर रही हैं, देखिए कर रही हैं, तभी तो बिजनेस चल रहा है, इंश्योरेंस कंपनी चल रही है, वरना बंद हो जाए। जी जी, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे कम्यूटेशन प्लान है, लेकिन इंडिविजुअल वाइज को इंडिविजुअल को टारगेट नहीं किया गया कि इंडिविजुअल से अगर फर्स्ट क्लास कितनी सैलरी है तो सैलरी का कितना पोर्शन वो दे सकता है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है कि वो जमा हो जाए और आगे जाके थोड़े से पैसे भी डाले, अगर 20, 25, 30 साल भी वो सेव कर रहा है जी, तो एंड ऑफ द डे उसके पास हैंडसम अमाउंट हो जाएगा, उस पर रिटर्न भी मिलेगा। देखिए वो रिटर्न हर साल रिटर्न भी, बल्कि मैं कहता हूं कि रिटर्न भी ना दे, रिटर्न को भी उसमें शामिल करके इसे मल्टीप्लाई करते रहें। ये बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी बात है सर, इस बारे में भी सोचना चाहिए आप लोगों को। कोशिश कर सकते हैं। मेरे पास चूंकि वक्त की कमी है, मैं 2 मुख्तसर से सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। ये डीम्यूचुअलाइजेशन क्या है? देखिए, डीम्यूचुअलाइजेशन से हम अभी प्रोग्राम में बात कर रहे थे, पहले क्या होता था, मेंबर्स होते थे जी। जब डीम्यूचुअलाइजेशन एक्सचेंज होगी तो मेंबर्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, वो ट्रैक होल्डर हो गया और शेयर होल्डर हो गए। दुनिया भर में जितनी भी एक्सचेंजेस ज़्यादा डीम्यूचुअलाइज एक्सचेंज, तो मेंबर्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब अगर ट्रैक होल्डर है, जो लाइसेंस होल्डर है और प्लस शेयर होल्डर है, तो ये सारी चीज़ें हुई। डीम्यूचुअलाइजेशन एक्ट पास हुआ था, उसमें सारी चीज़ें हुई थी कि इतने शेयर्स ब्लॉक अकाउंट में रहेंगे, इतने अवेलेबल होंगे। तो ये लंबी कहानी है, इस पर पूरा प्रोग्राम अगर करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसे बात कर लेना लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो इनिशियली अच्छा, अब आखिरी में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने में? देखिए, हम जैसा प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट आप लेके आए और नई जनरेशन जो है, जो फ्रेश लोग आते हैं, जिनको जॉब्स नहीं मिलती हैं, उनको लेके आए, वो पोटेंशियल, वो एनर्जी वेस्ट नहीं हो। हमारी पॉपुलेशन अगर आप डेमोग्राफिक्स देख ले तो यंग जनरेशन हमारी ज़्यादा है हमारे पास, तो उसको यूटिलाइज करना इट्स एन एसेट फॉर अस, हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें और हमारे पास इतना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, अगर उसको हम यूज़ करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन वो क्रिएट करने की ज़रूरत है। वो क्रिएट कौन करेगा? वो हम लोगों ने करना है जी। बिल्कुल सर, आपके पास तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे काम करने के लिए, सबके पास है। देखिए, अपॉर्चुनिटीज सबके पास है। अब अपॉर्चुनिटीज तलाश करने वाली बात है, उसको आपको देखना है कि कहाँ आपको लग रहा है, आपको
टैप करनी है वो चीज़। सर आपका ये कहना है ना कि अपॉर्चुनिटीज सबके पास हैं, लेकिन मेरा तो कहना ये है कि कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो छोड़ दीजिए कि आप दूसरों के पास, नहीं दूसरों के बारे में सोचें नहीं, आप अपने बारे में सोचें और लोगों के बारे में सोचें, अपने बारे में भी सोचें और लोगों के बारे में भी सोचें। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास सबके पास आ जाए कि हम लोगों के दूसरों के, बल्कि मैं कहूँगा पहले आप दूसरों के बारे में सोचें, बाद में आप अपने बारे में सोचें। यस, तो फिर आप बहुत आगे निकल सकते हैं और बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। आप खुद तो कम है, दूसरे ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि मास में मार्केटिंग ज्यादा बेहतर चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए आपने बात बताई, एक बात से मैं थोड़ा सा आपका खिलाफ करूंगा। जी। आपने कहा कि ये फ्रेंचाइज कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। जी बिल्कुल, दुनिया भर में आप देखें ना, इतने सारी चीज़ें चेंज चल रही हैं, वो क्या है, फ्रेंचाइज है ना। अच्छा। वो क्यों लेके आया, उसके पूरी आप उस पर अगर कभी किसी प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे तो उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। अच्छा चलें सर, इस सिलसिले में मैं आइंदा हमारे प्रोग्रामों में आपसे डेफिनेटली म्यूचुअलाइजेशन पर, एंटरप्रेन्योरशिप पर आपसे बातचीत हमारी जारी रहेगी। यहाँ हमारे पास इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, जितनी आपसे बात हुई है वो बहुत मालूमात हमारे इजाफा हुआ है और यकीनन हम आपके इल्म से फैज़याब आगे भी होते रहेंगे। आपके साथ भी काफ़ी अच्छा रहा और इट्स बीन अ प्लेजर विद यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे मेहमान थे अमीन यूसुफ साहब, और यकीनन जिस तरह मेरे इल्म में इजाफा हुआ, यकीनन आपके इल्म में भी इजाफा हुआ होगा, और इस तरह के लोगों को जाना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह हम पकड़ के आपके सामने लाते रहेंगे इस तरह के लोगों को, ताकि हमारे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे और इस तरह की मालूमात आगे हमारी आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।